हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू यूजीस नेट मेंटर गाइस। आज की इस क्लास में डिस्कस करेंगे मोस्ट रिपीटेड पीवाईक्यूज ऑन पेपर वन। यहाँ पर मोस्ट रिपीटेड का मतलब है कि जो टॉपिक बार बार रिपीट होते हैं उनके ऊपर पूछे गए क्वेश्चंस। तो यहाँ पे मैं बता दूं गाइस कि जो हम क्वेश्चंस लेने वाले हैं आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं वो मॉडरेट टू हाई लेवल के रहने वाले हैं। वैसे कोशिश करूंगा कि मैं मॉडरेट लेवल की क्वेश्चंस करवाऊं पहले, उसके बाद हाई लेवल की क्वेश्चंस करवाऊं आपके 2-3 क्लासों के बाद। इससे पहले हम आगे बढ़े क्लास में मैं बता दूं कि इजी टू मॉडरेट लेवल की क्वेश्चंस ऑलरेडी हम कर चुके हैं, जिसमें मैंने आपको 100 मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स की प्रैक्टिस करवाई थी। तो आप उस क्लास को जरूर देखिए, अभी तक आपने नहीं देखा है। वैसे मैं बता दूं कि जो इजी टू मॉडरेट पीवाईक्यूज करवाए थे मैंने, उस सीरीज का लिंक मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। तो आप उस सीरीज को जरूर फॉलो करें, उससे भी आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो पाएगी। बिकॉज एग्जाम में मिले जुले क्वेश्चन आते हैं, कुछ क्वेश्चन ईजी होंगे, कुछ क्वेश्चन मॉडरेट लेवल के होंगे, जबकि कुछ क्वेश्चन आपको टफ लेवल के मिलेंगे। तो इसी तरीके से हमें प्रैक्टिस भी करनी है। मैंने इजी लेवल ऑलरेडी करवा दिया है, अब हम मॉडरेट और उसके बाद हम हाई लेवल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दिस इज अबाउट मी। जैसे कि आप सभी को पता होगा, मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि जब भी मैं क्लासेस लूं या कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट दूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए। आप हमें टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं। इन सभी के जो लिंक है मैंने दिए हुए हैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में। इसके अलावा आप हमारा व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में आप सभी को अवेलेबल करवा दिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, डिस्कस करते हैं। तो गाइस देखो, फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। सो गाइस क्वेश्चन है, देखो गाइस ये आपके एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, यूजीसी नेट का पीवाईक्यू क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। अ रिसर्चर वांट्स टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ स्क्रीन टाइम ऑन स्लीप क्वालिटी अमंग ग्रेजुएट स्टूडेंट्स। तो क्या बोला जा रहा है कि एक शोधकर्ता स्नातक छात्रों में स्क्रीन टाइम का नींद की गुणवत्ता पर प्रभाव का अध्ययन करना चाहता है। अब ये जो क्वेश्चन आपका रिसर्च एप्टीट्यूड का क्वेश्चन है, तो इसमें आइडेंटिफाई करना है कि इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन है और डिपेंडेंट वेरिएबल कौन है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल मतलब आईवी और डिपेंडेंट वेरिएबल मतलब डीवी। तो ये आपको आइडेंटिफाई करना है इन दोनों चीजों में। तो स्क्रीन टाइम जो है, क्या वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और स्लीप क्वालिटी डिपेंडेंट वेरिएबल है, या फिर स्लीप क्वालिटी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, या फिर स्क्रीन टाइम डिपेंडेंट वेरिएबल है, या दोनों ही जो है स्लीप स्क्रीन टाइम एंड स्लीप क्वालिटी दोनों ही डिपेंडेंट वेरिएबल है, या फिर नन ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको करना है इस क्वेश्चन का। अब देखो इस हिंदी में बता देता हूं। एक शोधकर्ता जो है स्नातक छात्रों में स्क्रीन टाइम का नींद की गुणवत्ता पर प्रभाव जानना चाहता है, उसकी स्टडी जो है वो कर रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन गिवन है कि आप बताना कि कौन सा जो इसमें आश्रित चर है और कौन सा स्वतंत्र वाला चर है। तो स्क्रीन टाइम स्वतंत्र है और नींद गुणवत्ता आश्रित है, या फिर नींद गुणवत्ता स्वतंत्र है, स्क्रीन टाइम आश्रित है, या दोनों आश्रित है। तो इस तरह का क्वेश्चन है। अब गाइस देखो यहाँ पर इस क्वेश्चन में जो स्क्रीन टाइम है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा और स्लीप क्वालिटी जो है डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। लेकिन ये ऐसा क्यों है, मैं इसका आंसर आपको करूंगा, थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा इस क्वेश्चन को, ताकि जब भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन बने तो आप उसका आंसर कर पाए। वैसे मैं बता दूं कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बार बार पूछे जा चुके हैं। तो सेम क्वेश्चन तो रिपीट नहीं होगा, लेकिन आपको इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल समझ में आ गया तो अगर क्वेश्चन बनेगा तो आप उसका आंसर इजीली कर पाएंगे। तो चलिए कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते क्या है, और इस तरीके से जो है आंसर इसका क्यों निकला ए। तो उसका आंसर भी आपको पता समझ में आ जाएगा, पता चल जाएगा। तो बस देखो, किसी भी रिसर्च में हमें क्या करना होता है, कुछ चीजें इंडिपेंडेंट होती है, कुछ चीजें डिपेंडेंट होती हैं जिसकी हम रिसर्च कर रहे होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, अगर मैं ये रिसर्च कर रहा हूं कि, जैसा कि मैं हमेशा एग्जाम्पल देता भी हूं, कि जो भी हम एडवर्टाइजिंग में पैसा खर्च कर रहे हैं उसका क्या असर पड़ रहा है हमारी सेल्स के ऊपर। देखो ऑब्वियस ही बात है, जब हम ज्यादा एडवर्टाइज करवाएंगे, ज्यादा पैसे खर्च करेंगे एडवर्टीजमेंट के ऊपर, तो उस केस में सेल्स के बढ़ने के ज्यादा चांसेस होंगे, सेल्स बढ़ेगी हमारी। और एडवर्टीजमेंट हम कम करेंगे तो सेल्स भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी कंपैरेटिवली लास्ट ईयर के कंपैरिजन में। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो जो एडवर्टीजमेंट है और सेल्स है, हमारे पास दो वेरिएबल है, ये भी एक वेरिएबल है और एक ये भी एक वेरिएबल है। वेरिएबल क्या मतलब होता है, जो चीजें घटती बढ़ती रहती हैं, फिक्स नहीं है। तो एडवर्टीजमेंट का पैसा भी घटता बढ़ता रहता है हमारे बजट के अकॉर्डिंग, और सेल्स भी घटती बढ़ती रहती है, हमारे कंट्रोल में नहीं होती है। तो दोनों वेरिएबल है। अब इसमें इंडिपेंडेंट कौन है और डिपेंडेंट कौन है, मतलब आश्रित कौन सा है और स्वतंत्र कौन सा है। तो जो हमारे कंट्रोल में होता है वो होता है स्वतंत्र वाला। वो क्या होता है, स्वतंत्र, वो हमारे कंट्रोल में, उसमें हम बढ़ाएंगे घटाएंगे। और जो इसके ऊपर डिपेंड करेगा वो हो जाएगा डिपेंडेंट वेरिएबल, इनके आश्रित हो जाएगा। जैसे एडवर्टीजमेंट का जो खर्चा है, सपोज करो मैं 10 लाख रुपए हम खर्च कर रहे थे एडवर्टीजमेंट के ऊपर, अगले साल हमने बढ़ा के इसको 15 लाख कर दिया, तो हमने बढ़ाया ना इसको, तो ये क्या है, ये कहलाएगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यानी स्वतंत्र है। बच्चे इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं कि स्वतंत्र तो ये है नहीं, ये क्या स्वतंत्र है, एडवर्टीजमेंट जो ये स्वतंत्र है क्योंकि हम इसको कंट्रोल कर रहे हैं।
और यहाँ पर जो डिपेंडेंट है, मतलब जो सेल्स है वो इसके ऊपर डिपेंडेंट है, एडवर्टीजमेंट के ऊपर डिपेंडेंट है। तो जो जिसके ऊपर डिपेंडेंट होता है वो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल कहलाता है। तो गाइस यहाँ पर जो सेल्स है वो डिपेंडेंट वेरिएबल कहलाएगा, बिकॉज वो एडवर्टीजमेंट के ऊपर डिपेंड कर रही है कि एडवर्टीजमेंट ज्यादा करोगे तो ज्यादा सेल्स होगी, एडवर्टीजमेंट कम करोगे तो सेल्स भी कम हो जाएगी। तो सेल्स जो है वो कंप्लीटली एडवर्टीजमेंट के ऊपर डिपेंड कर रही है, इसलिए जो सेल्स है वो डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा और एडवर्टीजमेंट जो है वो क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। आई होप आपको समझ में आ गया है। मैं एक छोटा सा और एग्जांपल दूंगा ताकि चीजें आपको और अच्छे से समझ में आ जाए और फिर आप फ्यूचर में कभी इसको भूलोगे नहीं। जैसे अगर मैं रिसर्च कर रहा हूँ कि जो वाटर हम देते हैं पौधों में, उसका पौधों की लंबाई पे क्या असर पड़ता है, तो एक मैं पौधे को ज्यादा पानी देता हूँ और एक पौधे को पानी में देता ही नहीं हूँ, बिल्कुल ना के बराबर देता हूँ। इस तरह की कोई रिसर्च कर रहा हूं मैं। तो इस रिसर्च में आप देखेंगे डिपेंडेंट कौन है और इंडिपेंडेंट कौन है। देखो अमाउंट ऑफ वाटर जो है ना वो हमारे कंट्रोल में है, उसको हम ज्यादा कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, जबकि जो साइज है प्लांट का वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, वो तो गॉड के कंट्रोल में, मतलब ऊपर वाला उसको मतलब स्पीड से बढ़ा सकता है और स्पीड से कम भी कर सकता है, डिपेंडेंट कि उसको उसके आसपास का एनवायरमेंट कैसा है, कितना पानी मिला है उसको। तो ये जो पौधे के साइज है ना, उसको ग्रो करने का जो साइज है वो डिपेंड किस पे कर रहा है, पानी के ऊपर, कि अगर पानी उसको मिलता रहा टाइम से तो वो स्पीड से ग्रो करेगा, और अगर टाइम से पानी नहीं मिला तो वो ग्रो नहीं कर पाएगा, स्पीड से ग्रो करेगा बट उतनी स्पीड से ग्रो नहीं कर पाएगा, सूख भी सकता है। तो यहाँ पर आप समझ पा रहे होंगे कि डिपेंडेंट कौन है और इंडिपेंडेंट कौन है। आई थिंक मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को समझ में आ गया होगा कि अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, जबकि जो पौधे का साइज है, जो यहाँ पर पौधे उग रहे हैं, वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। क्यों? क्योंकि डिपेंडेंट क्यों है ये? क्योंकि वो पानी के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं कि जितना उनको पानी मिलेगा उस हिसाब से वो ग्रो करेंगे। तो अगर ये डिपेंडेंट वेरिएबल है तो ऑब्वियस सी बात है ये इंडिपेंडेंट हो जाएगा। वैसे आप एक चीज और समझ लीजिए कि जिसको हम कंट्रोल करते हैं वो इंडिपेंडेंट होता है। हम इसको बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, जबकि हम इसको बढ़ा घटा नहीं सकते हैं, वो इसके ऊपर डिपेंड करेगा जिसको हम कंट्रोल करके बैठे हुए हैं। तो ये समझ में आ गया आप सभी को। तो आगे बढ़ते हैं और आई थिंक मैक्सिमम स्टूडेंट्स को समझ में भी आ गया होगा, क्योंकि बहुत इजी एग्जांपल है ये, रियल लाइफ एग्जांपल है, आप इसको इजीली समझ पाए होंगे। इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनते रहते हैं, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल के क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए आपके एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। A teacher gives scaffolded hints, gradually reducing support and asks learners to solve unseen problems independently. This reflect which level of teaching? अब यहाँ पे आपको पता है कि 3 लेवल होते हैं टीचिंग लर्निंग के, जिसमें हमने देखा था कि मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल एंड रिफ्लेक्टिव लेवल होता है, एक ऑटोनोमस लेवल भी होता है, लेकिन आपके सिलेबस में 3 ही गिवन है बट ऑटोनोमस भी होता है। तो वैसे देखो यहाँ पर इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी बार बार एग्जाम में पूछे जाते रहे हैं और फ्यूचर में भी पूछे जाएंगे, बिकॉज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपके यूजीसी नेट एग्जाम के लिए, बिकॉज आपको फ्यूचर में टीचर ही बनना है और प्रोफेसर बनना है, तो ऐसे में आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन है, शिक्षक छात्रों को संकेत एवं सहारा धीरे धीरे घटाते हुए अनदेखी समस्याएं स्वयं हल करने को कहता है, ये किस स्तर का शिक्षण है? मतलब सपोज करो अगर मैं आपको बहुत अच्छे से हेल्प कर रहा हूँ एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करवाने में, लेकिन फिर धीरे धीरे जैसे ही एग्जाम पास में आता है तो मैंने आपको जितना करवाना था करवा दिया और उसके बाद मैं स्टॉप कर देता हूँ अब मैं आपको बताना बंद कर देता हूँ, अब आपके ऊपर छोड़ देता हूँ कि आपको कैसे करना है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, अब आप खुद से पढ़ोगे, खुद से रिवीजन करोगे, खुद से प्रैक्टिस करोगे, तो ये चीजें आपके हाथ में हो जाएंगी। तो अगर हम इस तरीके से कर रहे हैं तो वो चीज क्या कहलाएगी, मतलब हम एज ए टीचर जब हम किसी स्टूडेंट्स की हेल्प करते हैं स्टार्टिंग में, फिर धीरे धीरे हम उसकी हेल्प करना रुक जाते हैं और कहते हैं कि अब बेटा अब आप करके दिखाओ कि कैसे करोगे, आप इस चीज को कैसे सॉल्व करोगे, स्पेशली अनसीन प्रॉब्लम जो कि अभी तक नहीं देखी गई, इस तरह की प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करोगे। तो इस तरह की जो आपकी टीचिंग कहलाती है, मतलब ट्रेनिंग कहलाती है, वो ना तो मेमोरी लेवल होती है ना ही अंडरस्टैंडिंग लेवल होती है, ये कहलाती है आपकी रिफ्लेक्टिव लेवल। क्योंकि रिफ्लेक्टिव लेवल में हम अनसीन प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं बेस्ड ऑन आवर प्रीवियस नॉलेज, कि हमें पिछले में मतलब हमें कितनी नॉलेज है किसी चीज की, उसको ध्यान में रख करके हम नई चीजों को जो है सॉल्व करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो आपकी क्या कहलाती है, वो रिफ्लेक्टिव लेवल की टीचिंग, मतलब टीचिंग या फिर लर्निंग कह सकते हो या फिर ट्रेनिंग कह सकते हो, कहलाती है। मेमोरी लेवल जो होता है वो बिल्कुल छोटे लेवल का होता है, अंडरस्टैंडिंग लेवल मीडियम लेवल का होता है। मैं तीनों को एक्सप्लेन कर देता हूँ एक एक करके ताकि आपको समझ में आ जाए। चलिए गाइस हम एक्सप्लेन कर लेते हैं एक बार तीनों को। सो यहाँ पे आप देखेंगे जो लेवल्स ऑफ टीचिंग है वो कुछ इस तरीके से है। स्टार्टिंग मेमोरी लेवल से होती है और ये बहुत ही कम थॉटफुल होता है, मतलब इसमें ज्यादा सोचते नहीं कैंडिडेट्स स्टूडेंट्स हमारे। तो ये आप देखिए बचपन में आप याद करिए कि जब आपने 2 का पहाड़ा याद किया था, 4 का पहाड़ा याद किया था बचपन में, तो आपने सोचा, तब आपने ये नहीं सोचा होगा कि 4 का डबल 8 होता है, का डबल उसका इस तरीके से 3 गुना 4 गुना, इस तरीके से आपने रट्टा मारा होगा कि 2 1 कम 2, 2 दूना 4, 2 3 6, इस तरीके से रट्टा मारते हैं ना बचपन में हम लोग। और काफी सारी चीजें ऐसी होती है जिसमें बच्चे जो है बचपन में रट्टा मार लेते हैं, तो वो मेमोरी लेवल होती है। इनफैक्ट अभी भी हम कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जिसमें रट्टा मारने बैठ जाते हैं,
तो मेमोरी लेवल की टीचिंग कहलाएगी। अंडरस्टैंडिंग लेवल में क्या होता है, जहाँ पे आपको समझना सीखना मतलब जो है आपको समझाया जा रहा है कि टॉपिक जो है उसकी कॉज एंड इफेक्ट को बताया जा रहा है कि क्या किस तरीके से है। जैसे प्राइस बढ़ने पर किसी चीज की डिमांड कम हो जाती है, तो ये बचपन में नहीं पढ़ा आपने, ये दूसरी तीसरी चौथी क्लास में आपको नहीं पढ़ाया गया था। क्यों? क्योंकि समझाने वाली चीजें आपको नहीं समझाएंगी तो आपको समझ में नहीं आएगा बचपन में, क्योंकि कॉज एंड इफेक्ट की बात की जा रही है कि प्राइस बढ़ रहा है तो इसलिए डिमांड घट रही है। तो ये आपको पढ़ाया जाएगा हायर क्लासेस में, 7th 8th क्लास में, 9th 10th क्लास में, इस तरीके से। तो ये जो है अंडरस्टैंडिंग लेवल आ जाएगा, जहाँ पे अब आपको चीजें समझाई जा रही हैं। फिर आती है रिफ्लेक्टिव लेवल, जहाँ पे आपको ट्राई करने को बोला जाएगा कि आप नई चीजें रिसर्च करिए। जब आप 12th करने के बाद ग्रेजुएशन में पहुंचते हैं तो वहीं से काफी सारे ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं जब रिसर्च प्रोजेक्ट आपने किया भी होगा, रिसर्च प्रोजेक्ट अगर आपके कॉलेज में करवाया होगा। हमने तो DU से पास आउट हुए, तो वहां पे हमारे हमारे कॉलेज में हमसे रिसर्च प्रोजेक्ट करवाया गया था, जिसमें हमें खुद से करने को कहा गया था कि रिसर्च करिए किसी टॉपिक के ऊपर। तो हमने अपने ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में आकर के इस पर रिसर्च भी के ऊपर भी काम किया था। तो ये रिफ्लेक्टिव लेवल की टीचिंग होती है, जहाँ पे आपको खुद से रिसर्च करने की बोला जाता है, खुद से प्रॉब्लम सॉल्व करने की बात कही जाती है। इसके अलावा आप देखेंगे कि PG में भी आप देखेंगे, PhD में भी देखेंगे कि यहाँ पर सारी की सारी जो है रिफ्लेक्टिव लेवल की टीचिंग की जाती है, कि यहाँ पर आपको प्रोजेक्ट दिए जाते हैं, रिसर्च पेपर लिखवाए जाते हैं आपसे, है ना, और थीसिस लिखवाई जाती है, इस तरह की चीजें जो होती हैं। तो ये क्या रिफ्लेक्टिव लेवल की टीचिंग है, जहाँ पे आपके गाइड जो है आपको हेल्प तो कर रहे हैं, लेकिन आपको खुद से ही चीजों को करना होगा और खुद से चीजों को सीख सीख करके आगे बढ़ना होगा, प्रॉब्लम को सॉल्व करना होगा। तो ये रिफ्लेक्टिव लेवल की टीचिंग कहलाएगी। आई होप आपको समझ में आ गया है, मैंने इजी वे में आपको एक्सप्लेन कर दिया तीनों चीजें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ एवरेज इज 50। अब एवरेज का मतलब क्या होता है? मीन, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? औसत। मीडियन 40 है फॉर अ डेटा सेट, व्हाट कैन बी सेड अबाउट इट्स डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये क्या कहलाएगा? पॉजिटिवली स्क्यूड, नेगेटिवली स्क्यूड, सिमेट्रिकल, या फिर नीड मोर डेटा। यदि किसी डेटा सेट का औसत 50 है और माध्यिका 40 है तो वितरण कैसा होगा? वितरण बताना है। तो ये दाएं ओर झुका हुआ है, बाएं ओर झुका हुआ है, फिर सम्मति है और डेटा चाहिए। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि इस तरह का जो क्वेश्चन है ना, ये आपका ये अगेन रिसर्च एप्टीट्यूड का क्वेश्चन है, और ये आपके यूजीसी नेट पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन है, PYQ में पूछा गया क्वेश्चन है गाइस। स्क्यूनेस जो है ना, जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जो स्क्यूनेस है, वो एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इस तरह के स्क्यूनेस के ऊपर कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, स्पेशली मैथ। मतलब जो ये वाला टॉपिक है आपका, ये कॉमर्स हो गया, मैनेजमेंट हो गया, इसके अलावा आपका स्टैटिस्टिक्स हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया। तो इस तरह के जो सब्जेक्ट है वहां पूछे जाते हैं, बट अब ऐसा कुछ वो नहीं कि किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में पूछा जाएगा, आपके सब्जेक्ट में भी पूछा जा सकता है, बिकॉज PhD तो हर कोई करेगा, और वहां पर रिसर्च एप्टीट्यूड की मांग की जाती है, क्योंकि रिसर्च करनी होती है तो वहां पे चीजों का यूज होता है। इसलिए अब तो जनरली सभी सब्जेक्ट में पूछे जाने लगे हैं। तो इसलिए आपको उसको पता होना जरूरी कि पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली स्क्यूड क्या होते हैं। तो चलो मैं एक बार आपको ब्रीफली एक्सप्लेन कर देता हूँ, देन आप इस क्वेश्चन का आंसर खुद ही निकाल पाएंगे। तो गाइस देखो, यहाँ पर मैं बता दूं कि नेगेटिव और पॉजिटिव स्क्यूज स्क्यूज क्या होते हैं। देखो गाइस, जब भी हम किसी डेटा को एक ग्राफ में दिखाते हैं, तो ग्राफ कुछ इस तरीके का हो सकता है, जो कि कंप्लीटली बेल शेप का होगा, जैसे घंटा नहीं होता, मंदिर में घंटा ऐसा लगा लटका होता है, उसमें घंटा हम लोग टन टन बचाते हैं। तो ये जो बेल शेप कहलाती है, फिर मीन मीडियन मोड जो है कंप्लीटली इक्वल होते हैं, मतलब एक ही वैल्यू होती है। तो वो एक ही जगह पर, अगर आप देखेंगे कि यहाँ पर आप नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर जो वैल्यू निकलेगी वो एक ही वैल्यू होती है मीन मीडियन मोड की, जहाँ पर तीनों इक्वल होते हैं। ये कहलाएगा बेल शेप कर्व, और यहाँ पर सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, मतलब यहाँ पर कोई स्क्यूनेस नहीं है, जीरो स्क्यूनेस है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो दो तरह की स्क्यूनेस बची है, पॉजिटिवली स्क्यूड और नेगेटिवली स्क्यूड। इसको बोलते हैं हम लोग धनात्मक स्क्यूनेस और नकारात्मक। तो धनात्मक में क्या होता है? धनात्मक में होता है आपका मीन इज ग्रेटर देन मीडियन इज ग्रेटर देन मोड, मतलब मीन की वैल्यू ज्यादा है किससे? मीडियन से, और मीडियन की वैल्यू ज्यादा है मोड से। तो सबसे छोटा मोड होता है, सबसे बड़ा यहाँ पर मीन होता है। किस किस में? पॉजिटिव स्क्यूनेस में। अब यहाँ पर अगर हम बात करें नेगेटिवली स्क्यूड में, तो फिर उल्टा होता है। यहाँ इस पूरे ग्राफ को उल्टा कर दो, इसमें सबसे बड़ा कौन होगा? मोड होगा, फिर उससे छोटा हो जाएगा मीडियन, उससे छोटा हो जाएगा मीन। तो नेगेटिवली स्क्यूड में सबसे छोटा मीन होता है, और पॉजिटिवली स्क्यूड में सबसे बड़ा मीन होता है। तो अगर आप एक भी वैल्यू याद रखेंगे तो भी बात बन जाएगी, और इसी तरीके से आप इसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तो जैसे कि मैंने बताया कि अच्छा, इसमें इन ग्राफ को भी अभी अभी आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, पहले हम समझ लेते हैं क्वेश्चन का आंसर। तो यहाँ पर देखिए, मीन जो अगर बड़ा है मीडियन या मोड से, तो उस केस में क्या होगा? पॉजिटिव स्क्यूड होगा। और अगर मीन छोटा है मीडियन या मोड किसी भी वैल्यू से, तो फिर वो नेगेटिवली स्क्यूड होगा। तो हम देख लेते हैं कि यहाँ पर मीन बड़ा है या मीन छोटा है। तो यहाँ पर देखिए, मीन बड़ा है या छोटा है। यहाँ पर जो एवरेज है वो मीन है, इसको मीन बोलते हैं ना हम लोग, एवरेज। तो मीन यहाँ पर बड़ा है, मीडियन छोटा है, तो इसका मतलब क्या होगा? ये पॉजिटिवली स्क्यूड कहलाएगा, क्योंकि मीन बड़ा होता है पॉजिटिव स्क्यूड में, मीन बड़ा होता है मीडियन से, और फिर मीडियन भी बड़ा होता है मोड से, है ना। तो इस तरीके से रहता है।
यहाँ पर जो मीन सबसे बड़ा है और मीन के जो सिर्फ दो ही वैल्यूज गिवन है तो भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि हाँ भाई इससे ये, अगर सपोज कोई मीडियन गिवन नहीं होता, ये गिवन नहीं होता, मोड गिवन होता, मोड लिखा होता 40, तो उस केस में भी आंसर पॉजिटिवली स्क्यूड ही होता क्योंकि मीन बड़ा है और मोड छोटा है। तो कोई भी वैल्यू गिवन हो हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, दो वैल्यू से भी कर सकते हैं, तीनों वैल्यू से भी गिवन हो तो उससे भी हम लोग इसको इजीली जो है इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि जो पॉजिटिवली स्क्यूड है इसमें क्या है, पॉजिटिव स्क्यूड में मीन की वैल्यू ज्यादा है, फिर उससे कम है मीडियन की, उससे कम है मोड की। आप इधर से काउंट करेंगे ना वैल्यू, इस साइड से काउंट करते हैं ना हम लोग, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले इसकी वैल्यू पड़ेगी, फिर इसके बाद इसकी पड़ेगी, इसके बाद इसकी पड़ेगी, जितना आगे बढ़ते जाओगे वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी है, मीन की है, फिर मोड की है, फिर मीडियन मीडियन की, फिर मोड की है। ऐसे नेगेटिवली स्क्यूड में अगर हम देखें तो यहाँ पर सबसे छोटा मीन है ना, तो उसके बाद फिर मीडियन आता है, उससे फिर उससे बड़ा जो है मोड आएगा। तो यहाँ पर अगर आप काउंट करेंगे यहाँ से वैल्यूज को इस तरीके से, तो यहाँ पर सबसे पहले वैल्यू पड़ेगी मीन की, फिर उससे आगे पड़ती है मीडियन की, उससे आगे पड़ती है मोड की, उससे आगे बढ़ते जाएंगे तो वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो इस तरीके से हम काउंट करेंगे और यहाँ पर इस तरीके से हम इन वैल्यूज को देखते हैं। तो इस बात का ध्यान रखना है। अच्छा, पॉजिटिवली स्क्यूड में जो ये कर्व है वो राइट तरफ को, मतलब सीधे हाथ की तरफ को ये क्या होता है, स्टीपर होता है और ज्यादा झुकता है। और नेगेटिवली स्क्यूड में ये जो कर्व है वो लेफ्ट की तरफ ज्यादा स्टीपर होता है, ज्यादा जल्दी से झुक जाता है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है कि जो कर्व होता है, जो डिस्ट्रीब्यूशन का कर्व है, वो अगर राइट तरफ को ज्यादा स्टीपर है, मतलब ज्यादा झुका हुआ है, तो वो कौन सा स्क्यूनेस कहलाएगा, वो आपका पॉजिटिव स्क्यूनेस कहलाएगा। और लेफ्ट साइड में अगर झुका हुआ है तो वो नेगेटिवली स्क्यूड कहलाएगा। और अगर इक्वल है तो फिर कोई स्क्यूनेस नहीं है, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, दोनों तरफ है ना, इक्वल जो है एरिया कवर कर रहा है। तो इस तरीके से जो है ये चीजें रहती हैं। आई होप आपको समझ में आ गया है, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा चुका है एग्जाम में, तो इसलिए मैंने इस क्वेश्चन यहाँ पर डाल दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। अब गाइस देखो, मैंने आपको पहले ही बोल दिया है कि जो क्वेश्चन हैं मॉडरेट लेवल के हैं और कुछ मॉडरेट से हाई लेवल की तरफ हम लोग जाएंगे अपकमिंग क्लासेस में। और जो इजी टू मॉडरेट लेवल है मैंने ऑलरेडी करवा दिया है, जैसे कि मैंने बताया थोड़ी देर पहले। तो इजी टू मॉडरेट वाले जो क्वेश्चन है उनको भी आप देखिए, मैंने आप सभी क्वेश्चन को अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो वो जो मैराथन क्लास है उसका लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में। तो एक सिंगल मैराथन क्लास है, आपके 100 PYQs मैंने वहाँ पे करवाए हुए हैं, वो भी बेस्ड ऑन मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स, ऐसे टॉपिक्स जिनके ऊपर बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उस क्लास को आप जरूर देखिए। मिनी मैराथन का जो लिंक है मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। सो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफरेंशिएट्स डेटा सिक्योरिटी फ्रॉम डेटा प्राइवेसी। निम्न में से कौन सा विकल्प डेटा सुरक्षा और डेटा गोपनीयता का सर्वोत्तम अंतर बताता है। तो आपको अंतर बताना है। अब ये आपका आईसीटी का क्वेश्चन होगा बिकॉज डेटा से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो यहाँ देखिए सिक्योरिटी का मतलब क्या है, सिक्योरिटी लीगल होती है, प्राइवेसी टेक्निकल होती है। सिक्योरिटी प्रोटेक्ट एक्सेस एंड प्राइवेसी गवर्न्स परमिसिबल यूज। प्राइवेसी प्रोटेक्ट एक्सेस, सिक्योरिटी गवर्न्स यूज, बोथ आर सेम इन आईसीटी कॉन्टेक्स्ट। तो ऐसा नहीं है, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। सिक्योरिटी जो है प्रोटेक्ट करता है एक्सेस को, सिक्योरिटी जो है तभी तो हम एंटीवायरस डालते हैं ना, कि कोई हमारे एक्सेस को हमसे छीन ना ले, है ना, कोई हाईजैक ना कर ले, हैक ना कर ले। तो जो सिक्योरिटी प्रोटेक्ट करता है हमारे एक्सेस को, और प्राइवेसी जो है वो गवर्न करता है परमिसिबल यूज, कि भाई किस लिमिट तक आप हमारे डेटा को यूज करेंगे। तो जो प्राइवेसी है वो हमारे डेटा को गवर्न करती है, किसी भी चीज को गवर्न करती है प्राइवेसी, है ना, किसी भी चीज से को अगर हम हाइड करना चाहते हैं तो सुरक्षा जो है अनधिकृत पहुंच से बचाती है, अनधिकृत, और गोपनीयता उपयोग नीतियां नियंत्रित करती है कि किस तरीके से जो है उसका उपयोग किया जाएगा हमारे डेटा का। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। आई होप आप समझ पा रहे होंगे, इजी था ये क्वेश्चन। तो सिक्योरिटी डिफेंस अगेंस्ट अनऑथराइज्ड एक्सेस एंड प्राइवेसी रूल्स अबाउट हु शुड यूज डेटा एंड हाउ, तो ये प्राइवेसी कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, यूजीसी के ऊपर क्वेश्चन बनते रहते हैं, तो यूजीसी को आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। इनफैक्ट जितनी भी हायर एजुकेशन कमीशन है, मतलब जितने भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन सारी पढ़ के जाने हैं। तो ये है। बाकी देखो जितने भी एंशियंट यूनिवर्सिटीज हैं ये भी इंपॉर्टेंट है, एंशियंट यूनिवर्सिटीज भी आपको करके जानी है। और इसके अलावा एक एस्टेब्लिशमेंट ईयर भी पूछा जाने लगा है कि कौन सी यूनिवर्सिटी कब एस्टेब्लिश हुई थी। तो एंशियंट यूनिवर्सिटी की क्लास भी मैंने ले रखी है और एस्टेब्लिशमेंट ईयर की भी क्लास मैंने ले रखी है। तो इन दोनों क्लासेस को आप देख सकते हो, दोनों क्लासेस का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। तो दोनों क्लासेस को आप जरूर देखिए। ये क्लासेस आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनके लिंक मिल जाएंगे, तो इन क्लासेस को जरूर गो थ्रू करिए, बिकॉज इस तरह के जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं बार बार। तो क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ यूजीसी। निम्नलिखित में से कौन सी यूजीसी की जिम्मेदारी नहीं है बताना है। अब यही जो सेम क्वेश्चन है ना, 2-3 बार एग्जाम में पूछा जा चुका है अलग अलग तरीके से, मतलब घुमा घुमा के पूछते हैं। कई बार जैसे इसमें पूछ लिया कि कौन सा नहीं है, और एक बार क्वेश्चन बना था कि बताओ यूजीसी की कौन कौन सी जो चीजें हैं यहाँ पर, जो स्टेटमेंट्स गिवन है, कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक बार ये पूछ लिया गया था, एक बार पूछ लिया गया कि नहीं है वो बताना है,
तो कहने का मतलब है कि क्वेश्चन घुमा के पूछे जा सकते हैं, लेकिन अगर आपको आइडिया है, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो आप उस क्वेश्चन का आंसर इजीली कर पाएंगे। तो ये क्वेश्चन है। अच्छा, आप लोग ना यार कमेंट नहीं करते हो वीडियो के नीचे, कमेंट करके बताया करो कि आपको क्लासेस कैसी लगती हैं। आपकी फीडबैक से मोटिवेशन मिलती है लेक्चर्स क्रिएट करने में आपके लिए। तो कमेंट करके बताया करो क्लास आपको कैसी लगती है, मजा आता है, समझ में आता है जो समझाया जा रहा है आपको, ये बस कमेंट कर दिया करो कि हाँ समझ में आ रहा है और अच्छे से पढ़ाया जा रहा है। तो फिर इससे मोटिवेशन मिलती है आपके लिए लेक्चर्स क्रिएट करने में। तो अपना फीडबैक दिया करो और प्लस वीडियो को लाइक करके शेयर किया करो। जिस भी ग्रुप में आप ऐड हो उनके साथ शेयर कर दो, ताकि वहां तक एक वीडियो पहुंच जाए, सभी की हेल्प हो सके जैसे आपकी हेल्प हो रही है। तो वीडियो को शेयर भी किया करो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ, ठीक है। तो गाइस देखिए यहाँ पर बोला गया कि कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये बोला गया है। सो टू रेगुलेट क्वालिटी ऑफ हायर एजुकेशन, टू मेंटेन डिसिप्लिन इन कैंपस ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर एजुकेशन, टू फंड रिसर्च प्रोजेक्ट्स ऑफ फैकल्टी एंड टू सजेस्ट मॉडल करिकुलम टू द यूनिवर्सिटीज। तो गाइस देखिए यूजीसी का जो काम है वो सारे काम है, लेकिन जो कैंपस के अंदर डिसिप्लिन मेंटेन करना उसका काम नहीं है, क्योंकि हर एक कैंपस में यूजीसी को जो डिसिप्लिन मेंटेन मतलब करना पॉसिबल नहीं है। हर एक इंस्टीट्यूशन में जाकर के डिसिप्लिन मेंटेन किया जाए ऑफ हायर एजुकेशन, है ना। तो गाइज यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये कि आपसे पूछा गया था कि कौन सा इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है ना, उच्च शिक्षा संस्थानों के कैंपस में अनुशासन बनाए रखना जो है इसका इसका जो है एक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। बाकी क्वालिटी मेंटेन करना हायर एजुकेशन की, फंड देना, है ना, इस मॉडल मतलब यूनिवर्सिटीज को मॉडल देना करिकुलम का कि किस तरीके से आपको पढ़ाना है, क्या सिलेबस हो सकता है, आपको रिकमेंडेशन दे सकते हैं। तो सेम सिलेबस तो नहीं हर जगह लागू किया जाएगा, हर एक यूनिवर्सिटी अपना सिलेबस बना सकती है, इतनी फ्रीडम दी गई है, लेकिन एक करिकुलम बनाना जो है उसको सजेशन जो है दिया जा सकता है यूजीसी के द्वारा। तो ये जो चीजें रहती हैं। सो ए सी डी तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बट बी जो ऑप्शन है इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। आई होप आपको समझ में आ गया है। अब गाइस देखिए थोड़ा यूजीसी बारे में समझ लेते हैं। यूजीसी जो है इट इज ए स्टैट्यूटरी बॉडी। एक बार एग्जाम में यही पूछ लिया गया था कि बताओ यूजीसी किस तरह की बॉडी है, तो स्टैट्यूटरी बॉडी है, ये याद रखना है। कब स्टैब्लिश की गई? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा इन अकॉर्डेंस विद द एक्ट 1956। इसके एक्ट के अकॉर्डिंग इसको स्टैब्लिश किया गया था। चार्ज विद कोऑर्डिनेशन, डिटर्मिनेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ स्टैंडर्ड्स ऑफ हायर एजुकेशन। तो काफी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है यूजीसी को दी गई है ताकि हायर एजुकेशन की जो क्वालिटी मेंटेन रहे। अदरवाइज ने काफी सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनका डेटा इंटरप्रिटेशन स्ट्रांग नहीं है। तो डेटा इंटरप्रिटेशन के लिए मैंने आपको लेटेस्ट पीवाईक्यूज भी करवा रखे हैं प्लस ओल्ड पीवाईक्यूज भी करवा रखे हैं। तो इसकी प्लेलिस्ट का लिंक भी मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। तो आप इस सीरीज को फॉलो करिए जिससे आपका डेटा इंटरप्रिटेशन जो है अच्छा हो जाएगा। यहाँ पे काफी सारी क्लासें हैं, 5-6 क्लासें मैंने ले रखी हैं डीआई की, तो इसको देखेंगे तो आपका जो डेटा इंटरप्रिटेशन है वो भी अच्छा खासा स्ट्रांग हो जाएगा। तो ये भी फॉलो कर सकते हो। ये हमारे लास्ट बैच के टॉपर्स हैं, जहां पर आप देख सकते हो 99.98 परसेंटाइल, 99.91 परसेंटाइल, 98 परसेंटाइल तक स्टूडेंट्स ने स्कोर किया है। तो क्योंकि हम अच्छा कंटेंट देते हैं, टू द पॉइंट पढ़ाते हैं स्टूडेंट्स को, इसलिए इतना अच्छा स्कोर कर पाते हैं कैंडिडेट्स। तो गाइस देखो आप भी अपकमिंग एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। हमने स्पेशल 2 मंथ का एग्जाम टारगेटेड कोर्सेज आपको अवेलेबल करवाए हैं। इन कोर्स को डिजाइन ही इस तरीके से किया गया है कि 2 मंथ में आप इजिली इसको फिनिश कर लेंगे और रिवीजन भी हो जाएगी आपकी। तो टू द पॉइंट कंटेंट है और एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट है। सबसे अच्छी बात है ये है कि अभी छठ पूजा ऑफर चल रहा है, तो फ्लैट 10% डिस्काउंट है सभी कोर्सेज पे। पूजा 10 कूपन कोड लगाने पे आपको 10% का डिस्काउंट भी अवेलेबल हो जाएगा। तो इस ऑफर को अवेल कर लीजिए, बिकॉज ये जो ऑफर है आज रात 12 बजे तक के लिए ही है। वैसे देखो हम आपको यहाँ पर पेपर 1 कॉमर्स मैनेजमेंट एंड पोल साइंस पढ़ाते हैं। यहाँ पर कंप्लीट कंटेंट आपको बाइलिंगुअल भी मिल जाता है, जैसे कि मैंने आज पढ़ाया आपको आज ही इस क्लास में। 100 मॉक टेस्ट मिल जाते हैं प्रैक्टिस करने के लिए, पीडीएफ नोट्स मिल जाते हैं जिनको आप डाउनलोड भी कर सकते हो। तो ये है। अच्छा मैं बता दूं कि कंटेंट जो है वो टू द पॉइंट है, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत भर भर के दे दिए जो खत्म ही नहीं होगा, हो रहा है आपसे पढ़ पढ़ के। तो टू द पॉइंट कंटेंट है, एग्जाम ओरिएंटेड है, मिनिमम टाइम में कंटेंट आप फिनिश कर लेंगे। इसके अलावा अगर आप जून 2026 की तैयारी करना चाहते हो तो अभी से आप 6 मंथ या 12 मंथ वाला कोर्स इनरोल कर सकते हो, ताकि आपकी प्रिपरेशन अच्छे से हो जाए इस वाले सेशन के लिए भी प्लस जून वाले सेशन के लिए भी। तो आप 6 मंथ वाला कोर्स भी कंसिडर कर सकते हो। करना कि आपको सिंपली गूगल प्ले स्टोर से एग्जाम मेंटर ऐप इंस्टॉल कर लेनी है। अगर आप iOS यूजर हैं तो उसका लिंक हमने आपको अलग से इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में अवेलेबल करवा दिया है। सो शेयर कीजिए इस वीडियो को उन सभी के साथ जो यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एंड सब्सक्राइब फॉर यूजीसी नेट अपडेट एंड पीएचडी रिलेटेड अपडेट्स। गाइस मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग यूजीसी नेट मेंटर। थैंक यू सो मच।